अस्सलाम वालेकुम। मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाज़िर है। मेरा आज का ये जो ब्रीफ वीडियो कमेंट है ये हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उसी हवाले से है, और यूँ जो मेरा पिछला कमेंट है पिछले 3 दिन पहले का, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। उस कमेंट का, उस वीडियो का इमेज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन में जो इमेजेस आएंगे वहाँ से आप उसे क्लिक भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो दर हकीकत देखने में तो लगता है कि बॉर्डर की टेंशन है, लेकिन वो एक बॉर्डर टेंशन नहीं है, वो एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन के फिगर के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको आसानी से टाइमली ये नोटिफिकेशंस मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि चीन की अफवाज जो हैं वो हिंदुस्तान की साइड पे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC है उसके इस तरफ 30 से 60 स्क्वायर किलोमीटर ये मील के इलाके में पाई जाती है। ये इलाका कितना बड़ा है, ये 30 स्क्वायर मील या किलोमीटर है, या अब इस वक्त बाज़ सोर्सेज कहते हैं कि ये 60 स्क्वायर किलोमीटर है, ये टोटली इमैटेरियल है। जो चीज़ यहाँ मैटर करती है वो ये है कि चीनी अफवाज जो हैं वो सैकड़ों में नहीं है बल्कि हज़ारों में है। वो गश्ती या मोटर जो गश्त नहीं कर रहे, ये कोई पेट्रोल टीम, ये कोई पेट्रोल्स नहीं है, ये बॉर्डर पेट्रोल्स नहीं है, ये इनकर्जन्स नहीं है, बल्कि इस किस्म के ट्रूप्स हैं जो अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं, एंट्रेंच कर रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, और इस किस्म के प्लेटो पे, इस किस्म की हाइट पे 14,000 फुट के ऊपर जिस किस्म का हैवी इक्विपमेंट लाया जा सकता है, ये उस किस्म का हैवी मैकेनाइज इक्विपमेंट आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ये है कि ये यहाँ पर बैठने के मूड में है, ये यहाँ से फौरी तौर पे चले जाने के मूड में नहीं है। अब हिंदुस्तान का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल था, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा इस हवाले से रिएक्शन हो रहा है, रद्द-ए-अमल हो रहा है, लिखा जा रहा है, एनालिसिस आ रहा है, अमेरिकन साइड से भी आ रहा है, और चीन की साइड से बिल्कुल बेयर मिनिमम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखने में आती हैं। वहाँ से चीनी माइंड को ज़्यादा समझने में मदद नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की साइड से आपको उनके कमेंट से खासी मदद मिलती है सूरत हाल को समझने में। इनिशियल जो इंडियन कमेंट था या अमेरिकन कमेंट भी था वो ये था कि चीनी हिंदुस्तान ने जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ख़ास करके दौलत बेग ओल्डी के ऊपर जो एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज हिंदुस्तानी बना रहे हैं अपनी एक्सेस को इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बिल्कुल बॉर्डर के आखिर तक ले जाने के लिए, उसके ऊपर चीनी मिलिट्री जो है वो अपना रद्द-ए-अमल कर रही है और रिएक्शन कर रही है। और फिर ये कि हिंदुस्तान वहाँ पर बहुत से तकरीबन 60 के करीब एक्सेस रोड्स बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स भी बना रहा है अपनी ओवरऑल पोजीशन को इम्प्रूव करने में, और चीनी चाहते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए। यहाँ तक तो बात समझ आती है। एक कमेंट ये भी है बाज़ इंडियन एनालिस्ट की तरफ से कि दोकलम में चीन, हिंदुस्तान और भूटान के बॉर्डर पे जून से लेके अगस्त 2017 के दरमियान जिस किस्म का स्टैंड ऑफ था, जो बाद में स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ, ये उसका भी एक अब ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज जो है वो चाइनीज़ रद्द-ए-अमल है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नज़र आने लग गई है। अब सिचुएशन ये लग रहा है कि ये महज एक बॉर्डर सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। जियो स्ट्रैटेजी बदल रही है, और जिस किस्म की कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता चंद हफ्तों से चीन के ऊपर उसको प्लेस कर रहे हैं, ये शायद वो कोल्ड वॉर है जिसने होना ही था, जो एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क था वेस्ट के दरमियान और चीन के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान, उसे शायद किसी न किसी मोमेंट पे ख़त्म होना ही था, ख़ास करके आफ्टर द राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन वो मोमेंट आ गया है, और अब चीन जो है वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है इस बदलती हुई सूरत हाल में। इसका इस चीज़ से भी पता चलता है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं। एक तो चीन ने इंग्लैंड के लॉ को हांगकांग के ऊपर एक्सटेंड कर दिया है, जिसका खास रद्द-ए-अमल हो रहा है। ताइवान में जहाँ एक नई गवर्नमेंट है वहाँ चाइना ज़्यादा असर्टिवली उसे डील कर रहा है। साउथ चाइना सी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंशन रहती है, डिस्प्यूट रहता है, वहाँ पे चीन ने हाल ही में एक वियतनामीज़ बोट जो है उसे सिंक कर दिया है, और साउथ चाइना सी में ही एक मलेशियन ऑपरेटेड रिग है, उसे चाइनीज़ फोर्सेस ने, नेवी ने बोर्ड किया है उसे एग्जामिन करने के लिए। और एक ओवरऑल टेंशन की सिचुएशन जो है बढ़ती चली जा रही है। अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने, जब कम्युनिस्ट पार्टी का एनुअल इजलास था, मीटिंग थी, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल वायरस है जो वॉशिंगटन में दिमागों पे छा चुका है, उस पॉलिटिकल वायरस की वजह से एक न्यू कोल्ड वॉर जो है
वो दुनिया में मारज़ वजूद में आ रही है। एक नई सर्द जंग का आगाज़ हो गया। जो पहली सर्द जंग थी, आपको याद करवाऊँगा, वो जंग थी जो 1950 के बाद से 1950, 1960, 1970, 1980 में रही है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके वेस्टर्न एलाइज और फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान, और जिसका खात्मा जो है तकरीबन उस वक्त हुआ जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। फिर सोवियत यूनियन जो है उसका कोलैप्स हो गया, उसका खात्मा हो गया, और उसके बाद अमेरिका जो है वो वाहिद सुपर पावर की हैसियत से उभरा। उसके बाद से दुनिया में जो ग्रेट पावर्स थी, जो मेजर पावर्स थी, उनके दरमियान में एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क देखा गया जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, लेकिन एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क भी था जिसमें चीन और अमेरिका के दरमियान में बहुत बेहतर जो है वो कोऑपरेशन रही है। लेकिन अब वो कोऑपरेशन जो है वो एक न्यू कोल्ड वॉर से रिप्लेस हो रही है, और ये एक ऐसी कोल्ड वॉर है जिसके अंदर चीन अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है। अब हिंदुस्तान की पोजीशन इसमें क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। 1950 की दिहाई से, अर्ली 1950 से, और ख़ास करके बैंडुंग की जो कॉन्फ्रेंस है अप्रैल 1955 की, जो इंडोनेशिया के शहर बैंडुंग में हुई, उसके 3 की प्लेयर सामने आता है। यूँ तो पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन 3 की प्लेयर्स बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के हैं। वो है हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बहुत हद तक आप क्रेडिट कर सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है नॉन अलाइन मूवमेंट की, उसके जो फाउंडर्स हैं, उसकी जो स्पिरिट है, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कैरी करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा इजिप्ट के उस वक़्त की जो अरब नेशनलिज्म के एपिटोम है, सिंबल है, जनाब जमाल अब्दुल नासिर, वो वहाँ पे हैं, वो की लीडर हैं। और चीन के चुएन लाई, जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। ये 3 की लीडर्स हैं। और है क्या कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो वहाँ पे ये कहती हैं कि हम ना तो ईस्ट के अंदर हैं, ना हम वेस्ट में हैं, ना हम सोवियत यूनियन के ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, ना हम अमेरिका के मगरबी ब्लॉक का हिस्सा है। हम एक थर्ड वर्ल्ड हैं। पहली दफ़ा बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में थर्ड वर्ल्ड की टर्म इस्तेमाल की गई। हम वो गरीब ममालिक हैं, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो एशिया में है, अफ्रीका में है, लातीनी अमेरिका में है, और हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम इस ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर के और इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये वो नॉन अलाइन मूवमेंट का समिट। अच्छा, अब इसमें बावजूद इसके कि हिंदुस्तान नॉन अलाइन मूवमेंट में है और पाकिस्तान भी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वेयरली अमेरिकन ब्लॉक में रहता है, और हिंदुस्तान का भी बहुत झुकाव रहता है, बहुत अलायंस रहता है सोवियत यूनियन के साथ। 1965 की जंग के बाद जब नेगोशिएशन होती है तो ताशकंद की स्पिरिट, के ताशकंद का मायदा हमारे सामने आता है, उसे फॉर्मर सोवियत यूनियन उसमें रोल प्ले करता है। 1971 की 1971 की इंडो पाकिस्तानी जंग, जिसमें हिंदुस्तान इलीगली तौर पर मिलिटरीली इंटरवीन करता है इनटू अनदर यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट पाकिस्तान के अंदर, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, वो इंटरवेंशन तभी मुमकिन होती है जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से इंदिरा गांधी के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है, और एक पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो कहीं अगस्त या जून, जुलाई, अगस्त के दरमियान में सोवियत यूनियन के साथ की जाती है। और फिर 1979 में जब सोवियत यूनियन मिलिटरीली इंकर्जन करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है अफगानिस्तान को, तो उसके बाद जो जद्दोजहद शुरू होती है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा होता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को निकालने की जद्दोजहद करता है, और सोवियत यूनियन के जो एडवेंचर है अफगानिस्तान के अंदर, जो उसकी ऑक्यूपेशन है, उसे जो चंद ममालिक दुनिया में वेलकम करते हैं या उसके खिलाफ पोजीशन नहीं लेते हैं, उसमें हिंदुस्तान भी है। और फिर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में बहुत सी कार्रवाइयाँ करती हैं, बहुत सी यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन्स होते हैं, बहुत सी टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में की जाती है। तो सोवियत यूनियन के साथ इंडिया क्लियरली अलाइंड रहता है। लेकिन जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है 1990 के अंदर, तो इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बड़ी क्लियर है कि सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए, और फिर हिंदुस्तान फौरी तौर पर इजराइल को रिकग्नाइज करता है, और फिर इजराइल के थ्रू अमेरिका में लैंड करता है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं लैंडिंग इनटू वाशिंगटन वाया तेल अवीव। ठीक, इसके बावजूद जो इम्प्रेशन रहता है हिंदुस्तान का थ्रू आउट 90s वो यही है कि हम नॉन अलाइंड हैं, ना तो हम स्क्वेयरली अमेरिकन कैंप में हैं, ना ही हम स्क्वेयरली जो हैं वो हम किसी और कैंप के अंदर हैं। हम नॉन अलाइंड हैं, उसकी वजह है कि हम एक इतना बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारी तारीख इतनी पुरानी है, हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सो वी आर अ सॉर्ट ऑफ अ पावर ब्लॉक इन आवरसेल्व्स। और अगर हम कांग्रेस की तरफ देखते तो जो कांग्रेस है, और चूंकि कांग्रेस के ऊपर किसी हद तक लेफ्ट की पार्टीज़ का असर रसूख भी रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर एक लेफ्ट का और कम्युनिस्ट पार्टीज़ का भी इन्फ्लुएंस रहा है, तो
शायद अगर कांग्रेस ही कंटिन्यू करती तो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान उतने क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इतनी तेज़ी से डेवलप ना करते जितने बीजेपी और आरएसएस के ताकत में आ जाने के बाद ये रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसमें हाइड एक्ट है, न्यूक्लियर कॉपरेशन है, लमुआ है, ये सब चीज़ें हुई। उसके बावजूद ये है कि 9/11 के बाद भी हिंदुस्तान ने अपना जो स्लोगन देखा है, कभी दफ़ा बहुत दफ़ा फेसबुक के ऊपर, ख़ास करके यूट्यूब के ऊपर, जब नौजवान हिंदुस्तानी जो ज़ीलत हैं, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, उनके जब आप कमेंट्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तो चीन के साथ भी बायलैटरल ट्रेड है $100 बिलियन से ज़्यादा, हम तो रूस से S-400 मिसाइल्स ख़रीद रहे हैं। तो आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि हम इतने बड़े हैं, हम इतनी स्पेशल पावर है, हमारा साइज़ इतना है, हम इतनी एंशंट सिविलाइजेशन है, हम खुद से एक बहुत बड़ी ताकत हैं, तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस वाशिंगटन के साथ भी हो सकता है, इसराइल के साथ भी हो सकता है, हमारा $100 बिलियन से ज़्यादा का बढ़ता हुआ ट्रेड जो है वो चीन के साथ भी होता है, और हम इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं कि हम S-400 मिसाइल्स जो हैं वो तो हम रशिया से ख़रीदेंगे, और हम ईरान के ऊपर भी अमेरिका की पॉलिसी को डिफाई कर सकते हैं। यूँ ये है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो बॉनहोमी है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप बीजेपी और आरएसएस का वाशिंगटन के अंदर और अमेरिका में डेवलप करता है, और जिस किस्म की इक्वेशन नरेंद्र मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, जिसका बहुत ही हमने स्ट्रॉन्ग हम उसका एक्सप्रेशन देखते हैं गुज़िश्ता एक बरस में, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और ह्यूस्टन के अंदर 40-45-50 हज़ार लोगों को इकट्ठा करते हैं, हाउडी मूडी वहाँ पे एक समिट होता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आते हैं फरवरी में, तो जिस किस्म का जोश व खरोश का मुजाहरा किया जाता है, ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत गौर से देख रही है, देखती है, सारी दुनिया ही देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है, खुद हिंदुस्तानी भी चाह रहे हैं कि इसको महसूस किया जाए, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पोस्चर में उसको ओपनली एडमिट नहीं करना चाहते। जो अब चाइना ने पोजीशन ली है, अब जब चाइना ने अमेरिका के कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर के मोमेंट को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, इवन चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर ये कि अगर चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं उनका PLA के साथ कोई स्कॉलरशिप था, कोई रिलेशनशिप था, तो उन चाइनीज़ स्टूडेंट्स को भी अमेरिका से वीज़ा जो है वो डिनाई किया जा रहा है, जो भी चंद दिन पहले ही ये डेवलपमेंट हुई है। हांगकॉन्ग पे जो अब इस वक्त अमेरिका की पोजीशन है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ है हवावे, उसके ऊपर जो इस वक्त अमेरिका की पोजीशन है, ये चीज़ अब बढ़ती चली जा रही है। वायरस के ऊपर जो अमेरिका की पोजीशन है, अब चाइना अपने आप को इस न्यू कोल्ड वॉर मोमेंट के लिए पोजीशन कर रहा है। उस पोजीशनिंग में चाइनीज़ जो प्रेजेंस है ऑन टू द डिस्प्यूटेड साइड ऑफ द LAC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें दर हकीकत हिंदुस्तान को, दिल्ली की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, नरेंद्र मोदी को, उनकी जमात को, उनके डिसीजन मेकर्स को ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि आपने खड़े कहाँ होना है, आपकी फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगी, क्या आप इंडो पैसिफिक अमेरिकन जो अलायंस है, नेवल अलायंस है, जो मैरीटाइम अलायंस है, उसका एक्टिवली हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या आप चीन को कन्फ्रंट करेंगे इस रीजन के, या आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये है, ये नहीं है कि आप चाइना के अलाय होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सी पब्लिकेशन इसको इस तरह से डिफाइन भी कर रही हैं, लेकिन चीनी दिल्ली से ये पूछ रहे हैं, बीजिंग न्यू दिल्ली से ये पूछ रहा है, न्यू दिल्ली को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपने अमेरिकन अलायंस का, स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा बनना है, या आपने एक अलग से न्यूट्रल पावर की हैसियत से, एशियन पावर की हैसियत से चीन के साथ बायलैटरल ट्रेड और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, जिसमें गालिबन एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि चाइनीज़ इस वक्त अपनी असर्टिवनेस दिखा रहे हैं। कैरेट साइड पे बायलैटरल ट्रेड है, कैरेट साइड पे चाइना का जो नया न्यू सिल्क रोड्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसका CPEC एक हिस्सा है। चाइनीज़ तैयार हैं कि हिंदुस्तान को इस ट्रेड का हिस्सा बनाएं, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान को डेफिनेटली परसुएड करेंगे कि हिंदुस्तान को एक्सेस दी जाए उस टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन मार्केट्स, एंड जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अब अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से असर्टिव, एग्रेसिव, गुस्सा, ये सब चीज़ें आप देखने में आएंगी, बहुत थिंकिंग होगी। इसमें जनरल HS होदा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस लिखा है, जो मेरा ख्याल है News 18 के अंदर पब्लिश हुआ है, जिसको स्क्रीन पर मैं दिखा भी देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग पीस, उसका भी एक पार्ट आया है, दूसरा पार्ट अभी आना है जनरल HS होदा का, उसे आप ज़रूर पढ़ें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आपको सूरत हाल को समझने में बहुत बेहतर जो है वो मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ इसका रेजोल्यूशन कैसे होगा। पहले तो ये सिचुएशन कई हफ्ते चलेगी, इसका रेजोल्यूशन होगा थ्रू अ समिट मीटिंग
बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड द चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। एक वैसे मीटिंग उनकी 2020 में हुई भी थी, फिर शायद एससीओ का समिट होता, वहाँ मीटिंग हो जाती, जैसे 2017 में ब्रिक्स का समिट हुआ, वहाँ मीटिंग हो गई थी। लेकिन अब कोई स्पेशल अरेंजमेंट हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मीटिंग ज़रूर होगी अगले चंद हफ्तों में, ये 2-2.5 महीने में मीटिंग होगी और फिर जाके ये मामला रिजॉल्व होगा और एक नई इक्वेशन जो है यहाँ पर सेटल करेगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मीनवाइल मुझे इस चैनल में ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करें और मैं अगला जो मैं एनालिसिस ऑफर करूंगा वो अमेरिका के अंदर जो तलातुम है, जो वहाँ रेस रिलेशंस में जो ब्रेकडाउन आ गया है, जो वहाँ पर इस वक्त एक सूरत हाल है, उस पर मैं कमेंट करूंगा। जहाँ 20 स्टेट्स नेशनल गार्ड्स को तलब कर चुकी हैं, 40 सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कर्फ्यू लगाया, इस पर मैं अपना कमेंट ऑफर करूँगा। ज्वाइन मी ऑन दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।